नमस्कार। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। श्री अमीर सुबहानी बिहार के मुख्य सचिव के पद से ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के उपरांत बिहार राज्य विद्युत विनियामक प्राधिकार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बिहार इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अमीर सुबहानी 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रहे और ये अपने बैच के टॉपर थे। बिहार के सिवान जिले के रहने वाले श्री सुबहानी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई स्टैटिस्टिक्स में की और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पीजी इसी विषय में किया और पर्शियन और स्टैटिस्टिक्स से लेकर इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की और सेवा में आए। आज इस अधिकारी के विषय में चंद बातें, उनके सफ़र के विषय में आपसे बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सुबहानी साहब जब अपने बैच में टॉप किए तो पूरे देश की सुर्खियाँ बटोरी इन्होंने और एसडीओ में पोस्टिंग के बाद डीडीसी बने और फिर भोजपुर ज़िले के कलेक्टर हुए। इसके बाद वेस्ट सिंहभूम चाईबासा, जो अभी झारखंड में है, वहाँ पर ये कलेक्टर हुए और मुझे इनके साथ काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, हालांकि वो पीरियड बहुत छोटा था। उसके बाद फिर विभिन्न पदों पर होते हुए कॉम्फेड के चेयरमैन और विभिन्न पदों पर रहते हुए इनके 3-4 पदस्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण रही। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो ये मुख्यमंत्री के बहुत ही विश्वास पात्र अधिकारियों में से एक हो गए और मुख्यमंत्री या किसी राज्य के प्रशासन के लिए 2 विभाग बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो होता है सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग। इन दोनों विभागों में ये अनवरत बहुत वर्ष तक रहे। मतलब मुझको लगता है कि जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, बिहार में इतना लंबा कार्यकाल जीएडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में शायद ही किसी अधिकारी को मौका मिला होगा। इसके बाद ये विकास आयुक्त भी बने और उस वक़्त के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, जिनकी कोविड में मृत्यु हो गई, उसके बाद मुख्य सचिव बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। हालांकि उसके बीच में श्री त्रिपुरारी शरण वगैरह भी उसके मुख्य सचिव बने। बहरहाल वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये मुख्य सचिव बने तो उसके पहले जीएडी, होम, एक्साइज प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में लंबे समय तक रहे और इन्होंने अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है इंडियन ब्यूरोक्रेसी में। आज इनके व्यक्तित्व, इनके कृतित्व की समीक्षा और विवेचना की जानी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके विषय में कुछ बातें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट है और प्रशासनिक गलियारों में आम चर्चा है। पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक सर्किल और आम लोग भी इनके बारे में क्या राय रखते हैं। श्री सुबहानी के संदर्भ में मैं एक पूर्व आईएएस अधिकारी के रूप में 4-5 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, वो एकदम ईमानदार पदाधिकारी रहे। मिस्टर अमीर सुबहानी हैड बीन एन आउटस्टैंडिंग ऑनेस्ट ऑफिसर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा, श्री सुबहानी एक विनम्र, मृदुभाषी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। कभी भी आवाज़ में तीखापन, आवाज़ में बहुत कड़वाहट मैंने कभी नहीं देखा। तीसरी चीज़, बहुत ही शार्प ब्रेन के। मतलब मैंने देखा है कि अगर किसी ड्राफ्ट को एक बार ये पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, तो चीज़ों को बहुत ही क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलता है वो इनके पास थी। कानूनी, वैधानिक, प्रशासनिक, वित्तीय या जितने भी फील्ड हैं, ज़बरदस्त समझ था और किसी विषय को अगर यह समझ लेते थे
उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते थे, तो जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल कैंडिड अंडरस्टैंडिंग इनकी थी। ये एक खासियत इनकी रही। बहुत ही लॉयल और हमदर्द आदमी रहे। लेकिन लगातार नीतीश कुमार के बहुत करीब रहने के कारण एक चस्पा, एक टैग इनके ऊपर लग गया कि नीतीश कुमार के बहुत ही चहेते अधिकारी हैं और ज़रूरत से ज़्यादा लॉयल हैं। इसलिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव एनालिसिस से मैं इनके संबंध में 2-3 बातें और बताऊंगा। यद्यपि वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन हर एक इंसान के व्यक्तित्व का 2 पहलू होता है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पहलू होता है और कुछ कॉम्पैरेटिवली वीक पहलू होता है। इनका पहला वीक पहलू ये रहा कि इनकी लॉयल्टी इतना स्ट्रॉन्ग हो गई मुख्यमंत्री के बारे में कि कहीं ना कहीं, जिसको बोलता है द लाइन बिटवीन द स्टेट एंड द पर्सन वॉज ब्लर्ड। मतलब मुख्यमंत्री का आदेश इनके लिए जैसे कि ब्रह्मा का वाक्य होता था, और जब मुख्यमंत्री का कोई निर्देश इनको मिलता था तो बिल्कुल बेचैन होकर और बहुत ही आनंद फानन में उसको एग्जीक्यूट करना चाहते थे। हाल के वर्षों में जब एक पूर्व मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री जी ने अपना प्रधान सचिव बनाया, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, और उनके या उसके पहले भी एक IAS अधिकारी मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव रहे जो अभी सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। इन दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सचिवालय को इतना पावरफुल बना दिया, इतना, माने जिसको आप कह सकते हैं इट बिकेम द एपिसेंटर ऑफ द गवर्नेंस, कि मुख्य सचिव के रूप में GAD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी, गृह विभाग में भी मैंने इनको बहुत मजबूर पाया। मतलब कोई छोटा सा निर्णय जो इन्हीं के लेवल पर हो जाना चाहिए था, उसके लिए भी वे मुख्यमंत्री सचिवालय की इन्हीं दोनों अधिकारियों का कंसेंट एक तरह से लेते रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि गवर्नेंस में बहुत सारे एब्रेशंस आए। एक एब्रेशन तो ये आया कि इनके पूरे कार्यकाल में, मतलब GAD के संबंध में खास करके जब मैं बताऊं, कि कर्मियों की प्रोन्नति लगातार रुकी रही बिना किसी ठोस वजह के। उसका समाधान निकल सकता था, ऑफ कोर्स फिर जब दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए तो उसका समाधान निकला। तो जिसको बोलते हैं कि बहुत प्रोएक्टिव होकर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ये ले पाए, ऐसा इंस्टांसेस बहुत कम मिला है। जिसको बोलते हैं ना बहुत ही कड़क अधिकारी, अपने फैसले के लिए जाना जाने वाला अधिकारी, इस रूप में मेरे समझ से आमिर सुबहानी साहब को याद नहीं किया जाएगा। कई बार मीटिंग्स वगैरह में हम लोगों ने देखा कि हर चीज़ के लिए मुख्यमंत्री के उन्हीं दोनों चहेते अधिकारियों पर ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंसी और उनसे इंस्ट्रक्शंस लेने की बात। मुख्य सचिव रहते हुए भी कई बार मुझको बहुत अटपटा भी लगता था कि मुख्यमंत्री जी के संबोधन में ब्यूरोक्रेसी के हायरार्की में मुख्य सचिव टॉप पर होता है, एंड मुख्य सचिव एक तरह से आप यूँ समझें कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इसलिए कैबिनेट का एक सचिव भी होता है। ऑफ कोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी एक अलग पद है, लेकिन सही मायनों में मुख्य सचिव ही कैबिनेट के सचिव होते हैं। उस नाते जो एक डिसीजन लेने की बात थी या चीज़ों को मजबूती से रखने की बात थी, उसका कहीं ना कहीं अभाव दिखा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कि इट वॉज कंस्पिक्वस बाय इट्स एब्सेंस। तो एक कड़क अधिकारी, मजबूत निर्णय लेने वाला अधिकारी, अपने निर्णय पर अडिग रहने वाला अधिकारी के रूप में शायद इनको नहीं जाना जाएगा। दूसरी चीज़ कि इनके कार्यकाल में कई बार आरोप लगते रहे, और ख़ास करके बीजेपी ने कई बार आरोप लगाया, वो क्या सच है क्या गलत है नहीं कर सकते हैं, कि अल्पसंख्यकों के बारे में इनका बहुत ज़्यादा प्रेम। फील्ड वगैरह में भी कई बार होती थी कि ये किसी इशू पर लगातार आउट ऑफ द वे फ़ोन करके वहाँ पर बात कर लेते थे। तो खैर इसको बहुत एक्सपैंड हम नहीं करेंगे, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं लगती थी। इसलिए आपको याद होगा कि बीजेपी के कहने से
उनके दबाव के कारण इनको एक बार गृह सचिव से हटाना पड़ा। हालांकि फिर जब मुख्यमंत्री आए तो फिर वो वापस आ गए। मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो फिर इनको गृह विभाग से हटा दिया गया था। फिर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने तो फिर इनको वापस ले आया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनकी नज़दीकी ये जग जाहिर रही। एक अंतिम बात इनके विषय में जरूर हम बताएंगे कि इनके समय में एक और चीज़ हुआ, वो ये कि जो गवर्नेंस का मॉडल था ये डाइल्यूट हुआ है। आप यूँ समझें कि कहीं भी एक्स्ट्रा लीगल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहीं अगर बन जाता है तो वह पूरे सिस्टम को विसिएट कर देता है। मुख्यमंत्री सचिवालय में अभी एक अधिकारी है, उसके साथ कई एक और अधिकारी भी हैं, लेकिन एक अधिकारी खास करके उसने अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पूरे राज्य में बनाया है तो निश्चित रूप से इसका दोष सुबहानी साहब को भी, इसका जिम्मेवारी सुबहानी साहब को भी लेना पड़ेगा। और अगर उस अधिकारी या उस पूरे कॉकस ने राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग सहित अन्य चीज़ों में भ्रष्टाचार के जो बात आ रहे हैं और जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कुछ खास जाति के अधिकारियों को अधिमान देना, ये तो विदित सर्वविदित है। जिस तरीके से आपको आश्चर्य होगा कि मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठ कर के वो अधिकारी जो लोग हैं वो पूरे ब्यूरोक्रेसी में खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस जो अधिकारी हैं उनका पूरा एक बैकएंड में डेटा रखे हैं, बायोडेटा, और वो बायोडेटा कोई अच्छे चीज़ के लिए नहीं रखा गया है। वो किस जाति का है, उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, वगैरह वगैरह। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये पूरा गवर्नेंस का जो मॉडल था, गवर्नेंस का जो एक आइडियल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फंक्शनिंग होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं से डिसरप्ट हुआ। और अगर मुख्य सचिव या फिर जीएडी और होम के एसीएस होने के बावजूद इसको बोलते हैं कि अगर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के निर्माण और इसके फूलने फलने, इसके विकसित होने में अगर इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं भी निभाई हो तो इसके फलने फूलने में अगर ये साइलेंट स्पेक्टेटर भी रहे तो ये दोष तो जरूर जाता है। और अंतिम बात ये कि इनके पूरे कार्यकाल को, जीएडी और मुख्य सचिव के कार्यकाल को अगर देखेंगे तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग बिल्कुल ही अवैज्ञानिक तरीके से हुआ, बिल्कुल नॉन साइंटिफिक तरीके से। देखिए, गवर्नेंस के मॉडल में जीएडी जो होता है, सामान्य प्रशासन विभाग, वो एक उसका प्रमुख काम काडर मैनेजमेंट होता है। अगर आप विगत 8 साल 10 साल या इधर खास करके हाल के वर्षों में जब आप देखेंगे तो 3 विकृतियां आई हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में। पहली विकृति कि अगर कोई पदाधिकारी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं या किसी खास वर्ग से, किसी खास समाज से बिलोंग करते हैं, चुनिंदा अधिकारी, तो लगातार शानदार पोस्टिंग मिलती रही। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो 15 साल तक लगातार, 16 साल तक लगातार जिलों में कलेक्टर रहे। वहीं कुछ दूसरे अधिकारी ऐसे रहे जो या तो जिलों में गए ही नहीं, या अगर गए तो चंद सप्ताह, चंद महीने के लिए चुनाव आयोग के फरमान वगैरह के कारण। और अगर ये जीएडी के एसीएस या चीफ सेक्रेटरी होने के नाते इन्होंने ऐसा होने दिया तो यह नेकनामी तो नहीं ही होगा उनके नाम से। यद्यपि मैंने शुरू में कहा कि ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर, वेरी अपराइट, वेरी ब्रिलियंट, सब कुछ होने के, लेकिन अगर अन्याय हो रहा है, कुछ गलती हो रही है, उसको आप राज्य के मुखिया होने के नाते रोक नहीं पाए, ये आपका ही दोष था। तो पहला। दूसरा चीज़, अधिकारियों के कॉकस बन गए यहाँ। आप यूँ समझें कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ कॉकस इन ब्यूरोक्रेसी इन दिस स्टेट। पहला लेयर मुख्यमंत्री के सचिवालय में या मुख्यमंत्री के आवास में, उसमें 3-4 अधिकारी हैं, एक शीर्ष पर है। दूसरा लेयर है जो उसके चारों ओर घूमता है, परिक्रमा करता है, जो सेक्रेटेरिएट लेवल में सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एसीएस लेवल के।
और तीसरे जो इन लोगों की परिक्रमा करता है। इसका परिणाम ये हुआ कि अगर आप सरकार के वेबसाइट ट्रांसफ़र पोस्टिंग को उठाकर देखिएगा तो पाइएगा कि एक एक आईएएस अधिकारी खासकर, या इवन स्टेट सर्विसेज का भी 3-3, 4-4 महत्वपूर्ण विभागों के प्रभार में 3-3, 4-4 साल से है। कुछ ऐसे अधिकारी, मिस्टर सीके अनिल, मैं ऑफ कोर्स नाम रेफर करूंगा, न जाने कितने वर्षों, इतना शानदार, इतना ब्रिलियंट, अपराइट और बहुत टफ ऑफिसर, न जाने किस चीज़ का शिकार हुए कि विगत 8-9 साल से शायद सड़ रहे हैं। और ऐसे न जाने कितने अधिकारी सड़ गए। आप उठाकर देखेंगे तो एक एक ऑफिसर 3-3, 4-4 विभागों को मैन कर रहा है और वहीं कुछ के पास कोई काम नहीं है। अगर आप यूँ समझें कि अगर ये परसेप्शन हो कि अमुक अधिकारी बहुत अच्छा है इसलिए ज़िले में कलेक्टर बनाया, तो जो कलेक्टर बना ही नहीं उसके बारे में आप असेसमेंट कैसे कर लिए कोई अच्छा अधिकारी नहीं है। तो जो सेकेंड लाइन ऑफ हायरार्की होता है किसी भी स्टेट में, पहला आईएएस होता है, दूसरा स्टेट लेवल सर्विसेज होता है। तो स्टेट लेवल सर्विसेज चाहे वो किसी विंग का हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हो, पुलिस का हो या अदर्स का हो, इस पूरे सेकेंड लेयर ऑफ जो ब्यूरोक्रेसी है, ये इनके पूरे कार्यकाल की अगर एक सबसे बड़ी नाकामयाबी होगी तो मैं यूं कहूँगा कि इन्होंने इस सेकेंड लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी को अपने सामने ढहते हुए, बर्बाद होते हुए, डीके करते हुए सिर्फ देखते रहे। इसका परिणाम ये हुआ है कि इंटायर ब्यूरोक्रेसी, खासकर सेकेंड लेयर का, वो थॉरली डिमोरलाइज्ड और डिमिनिश्ड हो गया। तीसरी बात, मुख्य सचिव और जीएडी के एसीएस होने के बावजूद इन्होंने अगर यह बर्दाश्त किया और यह अलाउ किया, इसको नहीं रोका, जिसमें अधिकांश जिलों में एसडीएम से सीनियर उसका डीसीएलआर है। आप देखेंगे पोस्टिंग्स को, एडीएम रैंक का अधिकारी जूनियर सिलेक्शन ग्रेड पर काम कर रहा है। डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, वो एसडीसी बना गया। क्यों? पर्टिकुलर किसी समाज, किसी जाति का है इसलिए, या कथित रूप से किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से वो अलाइंड है। हालांकि एक चीज़ याद रखिए, अधिकारी कुछ अपवाद को अगर छोड़ दें तो बाय एंड लार्ज अधिकारी स्टेट के प्रति लॉयल होते हैं और वही होना भी चाहिए। वी आर लॉयल टू द स्टेट, नॉट लॉयल टू द पर्सन सिटिंग एट द हेम ऑफ अफेयर्स। इसका परिणाम ये हुआ कि जो हायरार्की था वो बिल्कुल टूट गया। ब्यूरोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। पहला, उनके प्रमोशन का दायरा स्पष्ट हो कि कितने साल में वो कहाँ जाएगा। दूसरा, कभी भी किसी जूनियर के अंडर सीनियर की पोस्टिंग नहीं हो, और अगर हो भी जाए तो उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए। और तीसरा, अनावश्यक रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई, प्रोसीडिंग्स न चले। इनके कार्यकाल में इतनी अनावश्यक प्रोसीडिंग्स चली, इतने लोगों के कैरियर बर्बाद हुए, कोई फ्रिवोलस आरोप भी लग गया, उसका पूरा कैरियर चौपट हो गया। आप शानदार अधिकारी रहे, लेकिन इसके बावजूद अगर आपने अलाउ कर दिया इन चीज़ों को होने के लिए, तो मुझको लगता है कि राज्य का प्रशासनिक इतिहास इस चीज़ के लिए आपको क्षमा नहीं करेगा। और अंतिम, सेवानिवृत्ति के उपरांत अगर कोई अधिकारी पोस्ट रिटायरमेंट असाइनमेंट एक्सेप्ट करता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूडेंस नहीं आप कह सकते हैं। मैंने कई अधिकारियों को देखा है जो सेवानिवृत्ति के बाद झोला उठाए और चल दिए। सेवानिवृत्ति के उपरांत इस राज्य में पदों पर बैठाने की जो खतरनाक प्रवृत्ति बढ़ी है वो बहुत घातक है। आप उठा के देख लीजिए, बीपीएससी, रेरा, उठा के देख लीजिए, जितने ट्रिब्यूनल हैं, जितने राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन प्राधिकार है, राज्य सूचना आयोग, माने स्थिति ये है कि अब सेवानिवृत्ति के 2 साल 3 साल बचता है तो लोग स्टेट की लॉयल्टी छोड़कर उसकी लॉयल्टी में लग जाते हैं, जिससे उनको लगता है कि मेरे सेवानिवृत्ति के बाद हम को पद मिल जाएगा।
इसलिए मैं इनको फिर से एक स्वस्थ और सेकेंड इनिंग की शुभकामना देता हूँ। लेकिन इस बात की खलिश ज़रूर रह जाएगी कि जितने इंटेलिजेंट आप थे, जितने शार्प आप थे, कदाचित उतना शानदार आपका मुख्य सचिव का कार्यकाल नहीं रहा है। और इतिहास जब कभी भी बैलेंस शीट बनाएगा तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, ये कुछ ब्लैक स्पॉट्स आपके करियर पर लग जाएंगे। नमस्कार।